चलो सुनो बेटा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये चैप्टर जो है ये बिलोंग करता है लंग्स के साथ। और ये चैप्टर जो है ये आपके स्टेट बोर्ड में भी है और सीटी में भी है। स्टेट बोर्ड और सीटी दोनों में है। 12th स्टेट बोर्ड का चैप्टर है ये, और एनसीईआरटी में 11th में है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चैप्टर अच्छे समझ लेना। सुनते जाओ, समझते जाओ, क्या कंसेप्ट है सर इसका। सुनिए बेटा, ध्यान दो इधर। एक कंसेप्ट है ब्रीदिंग करके। इसका मीनिंग पता है सर हमें कि इसका मीनिंग होता है सांस लेना। इंस्पिरेशन, एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन, इनहेलेशन, चलेगा ना, वो भी है। वो आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज ब्रीदिंग। लेकिन इसमें कुछ कंसेप्ट क्या है वो सुन बेटा, देख ले इधर कंसेप्ट क्या है, देख ले इधर। ये लंग्स है, मेरी बात बराबर सुनना। लंग्स के बाद ये अपना ब्लड है, इट इज ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। और इधर है बेटा टिश्यू। कौन है इधर? टिश्यू। तो मेरी बात बराबर सुनना, इधर टिश्यू है सर, सुनते जा, समझते जा। तुम्हारे लंग्स में आती है हवा। कौन आती है? हवा। हवा में एक गैस होती है, कौन सी? O2। लंग्स में कौन आया? O2। वहाँ से O2 कहाँ पे आया? ब्लड में आया। कहाँ पे आया? ब्लड में आया। कहाँ पे आया? ब्लड से होते हुए वो सीधा कहाँ पे आया? टिश्यू में आया। ब्लड से होते हुए कहाँ पे आया? टिश्यू में आया। तो मैं इसको पहले क्लियर कर दूँ। ये क्या था सर? समझ ले बेटा, ये क्या था? ये हवा बाहर थी, बाहर से हवा कहाँ पे आई? लंग्स में आई। तो ये आपकी पहली स्टेप, बाहर की हवा लंग्स में आई। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? उसी को ब्रीदिंग बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? मतलब हवा और लंग्स। हवा मतलब ये हवा, एटमॉस्फियर और लंग्स दोनों के बीच में जो गैस एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है? ब्रीदिंग। तो वी कॉल इट एक्सटर्नल, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। समझ में आया ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग सिर्फ होता है एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में। उसके बाद सुन, उसके बाद बेटा ये जो O2 है ये लंग्स में था, अभी लंग्स से कहाँ पे आया? ब्लड से कहाँ पे आया? तो ये जो स्टेप तुम देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? जो तुम्हारे शरीर के अंदर हो रहा है, उसमें एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं है। तो व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन? लंग्स से, ब्लड वेसल से, क्या बोलना है इसको? रिपीट करता हूँ मैं। लंग्स में आया हवा, ये पहली स्टेप हो गई ना। लंग्स में हवा आई, क्या हुआ था? वहाँ से लंग्स से O2 कहाँ पे आया? वहाँ से कहाँ पे आया? पता है ना, लंग्स से टिश्यू में O2 को लाने के लिए खून काम करेगा, ब्लड काम करेगा ना। हाँ, तो क्या बोलना है इसको तुमने? अब तीसरी स्टेप क्या है वो सुन। तीसरे स्टेप में क्या होता है सुन बेटा, ये जो O2 होता है इसकी मुलाकात होती है ग्लूकोज के साथ। किसके साथ? ग्लूकोज। सेल में क्या रहता? ग्लूकोज। और इसको यहाँ पे हम लिखेंगे CR। CR का फुल फॉर्म है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर, इससे तुमको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेगी, एक का नाम ATP और एक का नाम है CO2। एक का नाम ATP, दूसरे का नाम CO2। तो यहाँ पे O2 आने की वजह से टिश्यू में कौन आया? O2। मुलाकात किससे हुई? ग्लूकोज। पढ़ा है तुमने स्कूल में रेस्पिरेशन करके।
जो सेल में रहता है, यू नो एरोबिक रेस्पिरेशन, सुना कि नहीं सुना, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ अल्टीमेटली कौन मिला बेटा, दैट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्लस बाय प्रोडक्ट, समझ में आया। इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं, हाँ। तो ये जो कंसेप्ट है इसका नाम है सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो गिन कितने रेस्पिरेशन हो गए, 3। सबसे पहला कौन सा, ऑल्सो कॉल्ड एज, बाकी इसको ब्रीदिंग मत बोलना। फिर लंग से ब्लड, ब्लड से टिश्यू, O2 टिश्यू में आया, मुलाकात ग्लूकोज से हुई, कौन बना, बाय प्रोडक्ट। अब ये CO2 वाले भाई साहब यहाँ से निकल जाएंगे, रुकते नहीं है वो, CO2 रुकता नहीं है। तो CO2 वापस वही चीज़, CO2 टिश्यू से कहाँ जाएगा, ब्लड में। ये उसका रिटर्निंग है, रिटर्न टिकट। और यहाँ से बेटा ब्लड से लंग्स में, और लंग से बाहर। आपको तो CO2 बाहर जा रहा है और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेता हूँ, एयर वगैरह भूल जाओ, डायरेक्ट O2 लिखता हूँ, और ये O2 बाहर से आया। आपको नहीं लगता बाहर O2 अंदर आ रहा, CO2 बाहर जा रहा, ये हवा है ना बाकी तब, O2 अंदर, CO2, ये पहली स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज, समझ रहा है क्या हो रहा है, ये लिख लो इससे। झाला लिहून, हां याची नोट बनव चांगली, CETला आहे हा। चलो लिहून, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच में हुआ बेटा, हाँ मतलब एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में, एटमॉस्फेयर और ये किसके बीच, ये क्या हुआ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल किसके बीच में हुआ, लंग्स, ब्लड वेसल और टिश्यू, लंग्स, ब्लड वेसल, टिश्यू। और सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ हुआ, सेल में, टिश्यू में मतलब सेल में, वही चीज़। हो गया लिखना सबका, जल्दी लिखा करो थोड़ा, घर जाके इसको फेयर बनाते जाओ। लवकर लिहत चल, हां या डिझाईन नको बनवत जाऊ। बोल ब्रीदिंग क्या था, एक्सटर्नल,
उसमें हुआ क्या था, ये एटमॉस्फेयर है, ये लंग्स है। एटमॉस्फेयर से अंदर कौन गया था, O2, और लंग से बाहर कौन निकला था, CO2। बराबर ना बेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इज कॉल्ड एज द ब्रीदिंग। इसमें दो बातें आती हैं, हवा अंदर गई मतलब इनहेलेशन, ओके, और यहाँ पे CO2 रिलीज हुआ मतलब एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। समझा? हाँ, ये होता है सर ब्रीदिंग का कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट सुनो, उसका नाम है रेस्पिरेशन। अब जब भी रेस्पिरेशन की बात हो ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रेस्पिरेशन की बात करना, उसका नाम है सेल्यूलर। किसकी बात करना? जब तुम देखो, जब तुम ब्रीदिंग की बात कर रहे हो तब सिर्फ ये दो बीच में आएंगे, कौन? एटमॉस्फेयर और लंग्स। ये ब्रीदिंग की बात हो गई, एटमॉस्फेयर और ब्रीदिंग हो गया। लेकिन जब तुम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो, रेस्पिरेशन प्योरली वर्ड यूज कर रहे हो, तो एक ही रेस्पिरेशन याद रखना, कौन सा होता है वो? जो सेल में हो रहा है। उसमें हो क्या रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से सुनो, उसमें हो क्या रहा है, ये तुम्हारा सेल है या टिश्यू है? बराबर है, जो भी सेल या टिश्यू। तो ये सेलर रेस्पिरेशन, इसमें हो क्या रहा है, तुमने जो खाना खाया था, फूड, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट फूड, इस फूड को O2 के हेल्प से ऑक्सीडेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो फूड को क्या किया जा रहा है? ऑक्सीडाइज। या फूड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। बराबर बेटा, मतलब ब्रेक डाउन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, जब इसको ब्रेक किया जाता है ना, जब इसको ब्रेक किया जाता है उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। इसको जब ब्रेक करते हैं अपन, इसमें से क्या निकलती है? एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज। रिपीट करो, फूड का क्या किया हमने? मतलब ऑक्सीडेशन किया, तो यहाँ पे क्या निकल गई? उसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। इसका डेफिनेशन जो है एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है वो समझ ले। अभी इसका डेफिनेशन एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है वो समझ ले। व्हाट इज रेस्पिरेशन? सुन, क्या होता है रेस्पिरेशन? सुन, इट इज द ऑफ न्यूट्रिएंट इन द लिविंग सेल। कोई भी मरे हुए सेल में हो सकता है क्या वो ऑक्सीडेशन? तो लिविंग सेल चाहिए ना, हाँ। और उसमें क्या निकलेगी? एनर्जी। क्या रिलीज होगी? हाँ, क्या रिलीज होगी? और इस एनर्जी का यूज हम करेंगे फॉर द वर्क। इस एनर्जी का हम क्या करेंगे? यूज फॉर द वर्क। एनर्जी का यूज क्या होता है? वर्क के लिए होगा ना। तो इस कंसेप्ट का नाम क्या है? रेस्पिरेशन। अब हेडलाइन लिखो रेस्पिरेशन करके, उसमें ये लिख लो, मुझे एक मिनट एनसीईआरटी दिखाओ रहे। रेस्पिरेशन मतलब ब्रेकडाउन, और जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें टूटती है, ये न्यूट्रिशियस फूड है, तो बेटा ये वाली स्टेप को तुम कैटाबोलिक बोल सकते हो। कैटाबोलिक का मतलब है ब्रेकडाउन वाली स्टेप्स। कैटाबोलिक का मतलब है जहाँ पे चीज़ें टूटती है, वो है कैटाबोलिक। समझा ये क्या था? तो क्लियर हुआ ब्रीदिंग कौन है, सेलुलर रेस्पिरेशन कौन है। ये तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रीदिंग कौन है और रेस्पिरेशन कौन है। ब्रीदिंग का सिंपल मीनिंग है एक्सचेंज ऑफ गैस, और कुछ नहीं है। लेकिन रेस्पिरेशन का मीनिंग है जो न्यूट्रिएंट फूड है उसको तोड़ना। क्या करना है इसका? ऑक्सीडेशन। उससे क्या मिलाना?
क्यों? उससे हमें क्या करना है? वर्क। मैं चल रहा हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मुझे खाने से आती है, ये एनर्जी मुझे खाना खाने से आती है। समझा तुमको? हाँ। और एक्चुअली ये फूड का नाम होता है ग्लूकोज। क्या होता है? आखिरकार कौन टूटता है? ग्लूकोज टूटता है। ये बात पता है तुमको? कौन टूटता है? ग्लूकोज। ओके, हो गया क्लियर बेटा ये? हाँ, अब जरा एनसीईआरटी ओपन करना। लाए हो तो? नहीं लाए? एनसीईआरटी में फैक्चुअल जो है वो पढ़ो, फालतू की बातें मत पढ़ो। जैसे उन्होंने शुरू में बोला है, एज यू हैव रीड अर्लियर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। क्यों पढ़ना इसको? जो फैक्ट है वो पढ़ो। मतलब ब्रीदिंग नाम आना चाहिए, कैटाबॉलिक नाम आना चाहिए, रेस्पिरेशन नाम आना चाहिए। जहाँ जहाँ ऐसे नाम आते हैं वही बात पढ़ना, बाकी जो नहीं काम का है वो मत पढ़ना। एक बार रिपीट मैं करता हूँ, पढ़ाई कैसे करना। अभी तो लेक्चर अटेंड करो, इधर नोट बनाओ जो लिख के दे रहा हूँ। तो सबसे पहले घर जाके जो मैंने लिख के दिया वो पढ़ो कि मैंने क्या लिख के दिया। जो एनसीईआरटी में है उसी को मैं डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, और कुछ नहीं है, और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। तो घर जाके ये पहले नोट्स पढ़ना मेरी, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना। और जो बच्चे पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं फ़र्क समझाता हूँ, जिनका ऑलरेडी सीबीएसई था उनको इनकी लैंग्वेज पता है ये क्या बोलना चाहते हैं, जिनका स्टेट बोर्ड था उनको थोड़ा दिक्कत ज़्यादा है इनका क्या मीनिंग क्या है इसका। क्योंकि ये एनसीईआरटी ने क्या जो लैंग्वेज यूनियन, वो लैंग्वेज काफ़ी ऐसे कॉम्प्लिकेट दिया है, इनडायरेक्ट लैंग्वेज दिया है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ता है, वो मास्क बात की बात है, पहले लिखा क्या है वो समझो। पढ़ते वक्त पहले ये समझो कि लिखा क्या है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका स्टेट बोर्ड था, लैंग्वेज में अगर फ़र्क हो तो। समझ रहे? लैंग्वेज का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स। लैंग्वेज दोनों एक तरीके, इंग्लिश ही लैंग्वेज थी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट कैसे दिए हैं। तो पहले समझो लिखा क्या है। दूसरी बात, जो बच्चे पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पहली बार, तो पहले डेटा पे काम करो। डेटा क्या लिखा है, वो इधर उधर की बातें भूल जाओ तुम, कि इसमें इज़ है, एम है, आर है, वो भूल जाओ। बड़ा स्टेटमेंट होता है, उसमें स्टेटमेंट में विच, इज़, एम, आर लिखा रहता है, वो भूल जाओ तुम। उसमें डेटा क्या है वो पढ़ो सिर्फ। जैसे मैंने बोला रेस्पिरेशन, तो काम की चीज़ क्या है, इसके अगल बगल में क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। ब्रीदिंग से मतलब है हमें ये समझ में आना चाहिए ब्रीदिंग कौन है, रेस्पिरेशन कौन है। समझ रहे हैं? क्योंकि लास्ट में तुमको बेटा, लास्ट में है ना, तुमको मेरी नोट्स पढ़नी पड़ेगी रिवीजन के वक्त, और डेटा पढ़ना पड़ेगा। और वो फालतू की बातें जो लिखी है एनसीईआरटी में, वो जो स्टेटमेंट रहता है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। डेटे पे काम करो, डेटा आईएमपी है। समझा? मैंने जो पढ़ाया अभी, तो मैंने डेटाबेस बोला आपको। तो क्या होता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें फूड को क्या होता है, ब्रेक डाउन, मतलब ऑक्सीडेशन, उससे क्या मिलती है, उसका हम क्या काम करेंगे, यही एनसीईआरटी में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। तो क्या होगा, तुम्हें समय बचेगा। तो बार बार इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ो, बार बार इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। और जो न्यू बच्चे हैं, एकदम से नया एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वो बार बार पढ़ो। एक या दो बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार पढ़ो उसको, वो क्या लिखा है, क्या लिखा है, और समझो। जैसे किसी का टारगेट होता है, कोई बच्चा जिसका ऑलरेडी सीबीएसई था उसको, या फिर जिसका फाउंडेशन अच्छा है, बायो अच्छा है, तो वो क्या करेगा, वो एक पेज पूरा पढ़ लेगा, उसको ईजी जाता है पेज पढ़ने में। लेकिन मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनका स्टेट बोर्ड था, जिनको ये लैंग्वेज हार्ड जाती है, जिनका फाउंडेशन नहीं था, है ना, या जिसको थोड़ा बहुत, मतलब जिसके ब्रेन में बायोलॉजिकल वर्ड्स नहीं हैं, वोकैबुलरी नहीं है, वो क्या करेगा, वो एक पेज मत पढ़ो, सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ो। दिन भर में एक ही पैराग्राफ पढ़ दूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। समझ रहे क्या? दिन भर में एक ही पैराग्राफ पढ़, भाग मत, तोड़ मत।
रिवाइज कर एक ही पैराग्राफ को, जब तक ना समझे तब देखना मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके। होता है कभी कभी बच्चे सर बड़ा ये मार्क्स नहीं आ रहे, कैसे आएंगे, तो कितना जल्दबाजी में पढ़ रहा है, रिवाइज तो किया ही नहीं तूने। तो जिनको ऑलरेडी अच्छा है फाउंडेशन है वो एक पेज पढ़ सकता है, जिनका फाउंडेशन अच्छा नहीं है और मैं बोलता हूँ एक ही पैराग्राफ पढ़ो पूरे दिन में, समझ रहे? हाँ, बाकी हम कल बात करेंगे। प्रेजेंट हो गया आपका?